चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे आज की कक्षा में हल संधि। हाँ दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग संस्कृत व्याकरण के हल संधि को पढ़ेंगे। इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने संपूर्ण स्वर संधि को कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि, या जिसको हम लोग बोलते हैं हल संधि। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी हल संधि है, हमको पता है कि जो हमारा संस्कृत व्याकरण है, एक तरह से वह संपूर्ण महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों पर निर्धारित है, और उसको हमने सबसे प्रथम ही कक्षा में पढ़ा। उसके बाद जैसा उसका क्रम था, हमने उसमें सब कुछ पढ़ा। प्रत्याहार को पढ़ा, प्रत्याहार बनाना पढ़ा, संधि पढ़ा, समास पढ़ा, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा। उसी तरह आज हम लोग पढ़ेंगे संधि में जो हमारा शेष रह गया है, व्यंजन संधि। चलिए दोस्तों, तो जो हमारा यह व्यंजन संधि है या हल है, तो कहने का मतलब कि जो हमारी व्यंजन संधि होगी वह हल होगी। क्यों? क्योंकि व्यंजन को ही हल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे संपूर्ण स्वर आते थे, इसलिए हम लोग स्वर को अच कहते थे। और हमारा उसी तरह से व्यंजन संधि, जो हमारा व्यंजन है, पूरा संपूर्ण 33 व्यंजन है, वह माहेश्वर सूत्र के जो हमारा प्रत्याहार बना है हल, उसके अंतर्गत आता है। इसीलिए हम लोग इस व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमको व्यंजन संधि में पहली संधि पढ़नी है वो हमारा है अच्युत संधि। जी हाँ दोस्तों, वो हमारी पहली संधि है अच्युत संधि। एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा अच्युत संधि है, यह स्वर संधि से या अच संधि से बहुत ही सरल है। अभी जब दोस्तों आप आगे 8 से 10 मिनट, या कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक लगातार ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखते हैं, इस कक्षा को देखते हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में व्यंजन संधि बहुत ही सरल संधि है, पूरा सूत्र पर ही है। चलिए हम अब इसका सूत्र लिखते हैं। तो जो हमारा अच्युत संधि है, इसका जो सूत्र है वह है अस्तोः अस्तोः अश्चुना अस्तोः अश्चुना इश्चु, अस्तोः अश्चुना इश्चु। दोस्तों, यह अच्युत संधि का सूत्र है। और अच्युत हुआ क्यों है, अभी आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर आपको यह सूत्र 3 भागों में दिखाई दे रहा होगा। हम आपको परिभाषा नहीं लिखाएंगे, परिभाषा नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको हम यही जो 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, यही 3 शब्द बताएंगे, और आपको इन्हीं 3 शब्दों में अच्युत संधि समझ में भी आ जाएगा, और आप अपने आप स्वयं से ही इसके परिभाषा को भी लिख सकेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको यह तालु सा दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको यह ता दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको हम तावर्ग लिख दे रहे हैं। आप तावर्ग इसको देखिए, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर ये तालुसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको चा वर्ग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी आपको तालुसा एवं चा वर्ग दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। आप लोग इसको देख सकते हैं। आपके सूत्र में ही आपको अर्धसा दिखा, आपको इसको तावर्ग समझ लेना है, और यहाँ पर भी आपको अर्धसा तालुसा दिखा है, वही हमने यहाँ लिख दिया है, और आपको चा वर्ग दिख रहा है, और सेम वही चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है। तो इस सूत्र का कहने का मतलब सिर्फ दोस्तों इतना ही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहीं अगर आप समझ लेते हैं तो आपको यहाँ पर 2 संधि तैयार हो जाएगी। एक आपकी अच्युत संधि, और दूसरा दोस्तों आपको अष्टुत संधि, दोनों संधि। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको थोड़ा एक कॉलम बना लें, या कह सकते हैं एक चार्ट बना लें, या तालिका बना लें। अब यहाँ पर दोस्तों सिर्फ कहने का क्या मतलब आपको ये समझना है। हम आपको जब पहले कक्षा में संधि पढ़ाते थे तो हम आपसे यही कहते थे कि जो संधि होती थी उसमें हमारे 2 पद होते थे, या कह सकते हैं कि उसमें 2 शब्द होते थे, और जो संधि होती थी वो हमारा
प्रथम पद के या पहले शब्द के अंतिम वर्ण में तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण में होता था। तो सेम दोस्तों यहाँ पर वही हमारा नियम लगेगा, या कह सकते हैं कि वही नियम यहाँ पर भी है। तो आइए हम आपको बता दें इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप जो सा देख रहे हैं, कहने का मतलब जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण सा हो और द्वितीय पद का भी प्रथम वर्ण आपका यह सा हो, तो यह दोनों मिलकर आपका हो जाएगा ये वाला अर्ध सा, यानी तालु वाला सा। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको दंत, तालु, मूर्धा, होष्ठ नहीं पता है तो आप हमारे संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट में जाके आप उच्चारण स्थान वाली कक्षा को देख सकते हैं। हमने वहाँ पर इसको विशेष रूप से पढ़ाया हुआ है, आप लोग वहाँ उसको देख सकते हैं। तो वही दोस्तों हमारा ये तालु वाला सा है, यानी कहने का मतलब जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका दंत सा होगा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका तालु सा होगा, तो यह जो आपका दंत सा है ये नहीं बदलेगा दोस्तों, ये बदलेगा, आपका बदलेगा यही। जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका तालु सा होगा तो आपका दंत सा अर्ध तालु सा में बदल जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है, इसलिए इस संधि का नाम हुआ है इष्चुत्व संधि। और दूसरा दोस्तों ता वर्ग का कहने का मतलब है जब ता, था, द, ध और न प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हो और द्वितीय पद के अंतिम वर्ण का मेल या योग आपके किनसे हो, चा वर्ग से हो, यानी चा वर्ग मतलब चा से, छा से, जा से, झा से और इया से हो। तो दोस्तों इनके स्थान पर आपका क्या होगा, हर कंडीशन में दोस्तों आपका बदलेगा यही अस्तु वाले अक्षर जितने वर्ण होंगे। कौन से वर्ण, अस्तु वाले। अभी आपको उदाहरण के बाद एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जब ता का मेल चा से होगा दोस्तों, जब ता का मेल चा से होगा तो यह ता आपका चा में बदल जाएगा। था का मेल छा से होगा तो आपका यह था चा छा में बदल जाएगा। दा का मेल जा से होगा तो आपका यह दा जो है वह जा में बदल जाएगा। और जब धा का मेल झा से होगा तो आपका यह धा झा में बदल जाएगा। और जब ना का मेल यहाँ से होगा तो आपका दोस्तों यह जो ना है यह आपका बदल जाएगा अर्ध यहाँ में। यही आपको समझना है, हर कंडीशन में बदलेगा ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक होगा, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण सा या ता वर्ग का होगा तो हमारा जो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इनमें से कोई एक होगा तो हमारे यह सारे वर्ण इनमें बदल जाएंगे। अर्थात जब यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों आपको और समझना है, क्योंकि यहीं पे हमको दिक्कत हो जाती है। आइए देखते हैं हमको दिक्कत क्या है। जैसे दोस्तों मान लीजिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका सा है और दूसरे पद में आपका अंतिम वर्ण सा आ जाए तो आपका जो यह सा है ये अर्ध सा में बदलेगा, ये बदलेगा अर्ध सा में ही। अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये सा है और इधर ये सा है तो यह सा आपका इसी में बदलेगा दोस्तों, इसी में आपका बदलेगा। और दूसरा यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण सा हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण सा हो और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण आपका चाहे ता हो, चाहे था हो, चाहे दा हो, चाहे धा हो और चाहे आपका ना हो दोस्तों, सा के बाद इन पांचों में अगर यही समझना है, अगर सा के बाद दंत सा के बाद तालु सा होगा तो आपका यह दंत सा तालु सा में बदलेगा। दूसरा क्या कह रहा है, अगर दंत सा के बाद आपका चाहे ता वर्ग में से कोई भी एक अक्षर आए, ता वर्ग में कोई भी एक आए, आपका यह जो सा होगा वो बदलेगा इस तालु सा में ही। इनमें से किसी, इस सा का मेल इससे होगा फिर भी इसी में बदलेगा, इस सा का योग इससे होगा था से फिर भी इसी में बदलेगा, सा का योग दा से होगा फिर भी सा में बदलेगा, दंत सा का योग आपका जब घा से होगा फिर भी आपका यह जो दंत सा है यह तालु सा में बदलेगा। जब भी आपके दंत सा का योग ना से होगा आपका यह तालु सा
सॉरी दंत सा आपका तालु सा में ही बदलेगा। यही दोस्तों आपको समझना है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण सा होगा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इनमें से कोई एक होगा, फिर भी आपका यह सा बदलेगा इस वाले यानी तालु वाले सा में। ये दोस्तों हमको समझना है। और दूसरा पॉइंट क्या समझना है, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अगर आपका चा है तो यह ता तो चा में बदलेगा ही, ता में तो बदल ही जाएगा। अगर यहां पर आपके प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है किंतु किंतु सेम ही तरीका, अगर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहे आपका सा हो, चाहे आपका छा हो, चाहे आपका जा हो, चाहे झा हो और चाहे इया हो, फिर भी दोस्तों आपका जो यह ता है यह बदलेगा चा में ही। आपको यही समझना है, यही हमारा है इष्टुत्व संधि। इसी तरह इसके लिए भी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण इनमें से जिस भी क्रम का होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जिस क्रम का होगा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई भी हो वह बदलेगा उसी क्रम के अक्षर में। मान लीजिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका था हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका झा हो, तो आपका यह था जो है बदलेगा छा में ही, बेशक इधर आपका झा है। दोस्तों कहने का मतलब जिसके सामने जो क्रम होगा वो अपने उसी क्रम में बदलेगा, अपने वर्ग के उसी क्रम में बदलेगा। यही आपकी इष्टुत्व संधि है। चलिए अब इसके हम परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके उदाहरणों की चर्चा कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब इनके बाद हम इनके उदाहरणों की भी चर्चा कर लेंगे। चलिए अब इसका परिभाषा क्या कहता है, ये उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा है जब, ये सब नहीं लिखना है, आपको यही लिखना है छोटा सा, जब दंत सकार का, जब दंत सकार तथा ता वर्ग का योग, जब दंत सकार या तथा ता वर्ग का योग तालु सकार या चा वर्ग से, चा वर्ग से, चा वर्ग से होता है, चा वर्ग से होता है, तो दंत सा के स्थान पर, दंत सा के स्थान पर, दंत सा के स्थान पर तालुसा तथा ता वर्ग के स्थान पर, तथा ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है, स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। दोस्तों जो भी यहाँ पर बताया सेम वही चीज़ यहाँ पर है, हो जाता है। जैसे हम अब यहाँ पर उदाहरणों की चर्चा कर लें, बहुत ही सरल है। जैसे हम उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास एक प्रसिद्ध उदाहरण है, वो है रामस धन सेते, रामस धन सेते। तो दोस्तों भी हमने आपको यहाँ पर बताया, जब प्रथम पद का, दो पद है, ये है प्रथम, ये है द्वितीय। हमने कहा जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण दंत सा हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालु सा हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण दंत सा हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालु सा हो, तो यह हमारा दंत सा तालु सा में बदल जाता है। तो दोस्तों अगर यहाँ देखें आप तो ये हमारा ता जो दंत सा है ये हमारा अर्ध है, तो यहाँ पर हमारा अर्ध तालु सा हो जाएगा और हमको कुछ नहीं करना है, हमारा शब्द जैसे था हम वैसे लिख लेंगे। हमारा है राम और ये सा अर्ध था तो इसके स्थान पर हमारा ये अर्ध सा आ जाएगा। इधर सेते लिखा है, हमारा वैसे सेते उतर जाएगा, हमारा हो जाएगा रामस सेते।
आप देख सकते हैं यही हमारा दोस्तों इष्टुत्व संधि या अस्तुत्व संधि है। जैसे अगर हमारे पास उदाहरण है रामस योग चिनोति, रामस योग या धन चिनोति। जब प्रथम पद का जब, अब दोस्तों आप देखें यहाँ सा के बाद चा आया है, तो हमारा ये नहीं कि चा जो चा आएगा तो हमारा चा में बदल जाएगा, नहीं, यही भी हम आपको यहाँ समझा रहे थे इसके पहले। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण सा होगा तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण चाहे सा हो, चाहे चा हो, चाहे छा हो, चाहे जा हो, चाहे झा हो और चाहे इया हो, हर तरह से या हर शर्त पर हमारा यह सा बदलेगा तालुसा में ही। तो हमारा यहाँ सा हो जाएगा तालुसा, तो हमारा हो जाएगा रामस चिनोति, रामस चिनोति। आप दोस्तों देख सकते हैं यही उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है, यही उदाहरण हमारे परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। हमारा हो जाएगा रामस चिनोति। जैसे अगला उदाहरण हमारे पास है सत योग चित या सत धन चित। दोस्तों आप देख सकते हैं सत धन चित। अब आप देखें जब ता का योग किसी से भी होगा, चाहे ता के बाद चाय, चाहे छाए, चाहे जाए, चाहे झाए, चाहे इयाए या चाहे आपका तालुसा ही क्यों ना आए, चा बदलेगा। चा अपने वर्ग का पहला है तो यह चा वर्ग के पहले में ही बदलेगा, और आपको पता है चा वर्ग का पहला अक्षर आपका चा है, तो हमारा यह बदल जाएगा ता अर्ध चा में, तो हमारा हो जाएगा सच्चित। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा सच्चित। इसी तरह अब इसके बाद हमारा जो अगला उदाहरण है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह हमारा उदाहरण है सार्गिन्धनजय। दोस्तों वह उदाहरण हमारा है सार्गिन्धनजय। चलिए जो अगला उदाहरण है वह हमारा है सार्गिन्धनजय। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें प्रथम पद का अंतिम वर्ण ना है, तो इधर हमारा दोस्तों ये पर आपको ध्यान देना है, इधर हमारा चाहे जो भी द्वितीय पद में हमारा चाहे जो भी आए, बस ये होना चाहिए कि जैसे हमारा यह ता वर्ग का है तो इधर भी कोई भी अक्षर हो, वह चाहे तालुसा हो या हमारा चा वर्ग से संबंधित कोई वर्ण हो, लेकिन होना चाहिए। जब चा वर्ग का कोई वर्ण होगा तो इधर जो वर्ण ये होगा ये जिस स्थान पर होगा उसी के स्थान वाले पे बदलेगा, आए चाहे जो। जब यहाँ पर दोस्तों आपका ना है तो हमारा यह जो ना है यह बदल जाएगा अर्ध ही इया में, और हमारा हो जाएगा सार्गिन। अब ये जो हमारा अर्ध ना है अर्ध इया में बदल जाएगा और हो जाएगा जय, सार्गिन्जय। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा हो जाएगा सार्गिन्जय। अगला उदाहरण है जो बहुत फेमस है, देखिए आप लोग सद धन जन, सद धन जन या सद धन जना। दोस्तों प्रश्न पूछा कैसे जाता है पेपर में, आपको उदाहरण दे दिया जाएगा या तो पूछ लिया जा सकता है कि इसमें संधि है, इस उदाहरण में कौन सी संधि है, या यह किस संधि का उदाहरण है। आपसे ऐसे कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन जब हमको तरीका पता होगा तो हमको किसी तरह से भी प्रश्न घुमा कर पूछे हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखें आपका जो दा है किस क्रम में है, आपका दा, आपका दा यहाँ है, तो यहाँ पर इधर कोई भी शब्द हो, सॉरी कोई भी अक्षर हो वो मायने नहीं रखता, वो अक्षर सिर्फ आपके चा वर्ग का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ दा है तो अपने सामने वाले में ही बदल जाएगा, इधर भी जा है तो ये अर्धजा में बदल जाएगा, आपका ये आपका अर्धजा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये सज्जना, आपको हो जाएगा सज्जना। अगला उदाहरण पूछा गया है, अगला उदाहरण जो आपका है उद धन जला, उद धन जला। दोस्तों यह दा अपने सामने वाले में बदल जाएगा, तो इसका सामने वाला जो वर्ण होता है वो जा होता है, तो अर्धजा में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा उज्ज्वला।
आप देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पर वो, अब आपका सही हो गया, ये आपका हो गया उज्ज्वला, उद धन ज्वला। आपका यह दा अपने सामने वाले में बदल जाएगा। जब आपके इधर जा होगा, स्वाभाविक सी बात है, ता वर्ग आपका ये चा वर्ग का है और ये आपका ता वर्ग का है। और जब ता वर्ग का जो भी अक्षर आपका ये होगा अंतिम अक्षर, वह चा वर्ग के उसी ही क्रम में बदलेगा जिस क्रम का ये होगा। तो आपके इस क्रम पर उधर जा आता है, आपका जा आया तो अर्थ जा में बदलकर आपका हो गया उज्ज्वला। और हमसे पूछा भी जाता है कि उज्ज्वला में कौन सी संधि है, या किस संधि का उदाहरण है, या शुद्ध उज्ज्वला कैसे लिखा जाता है, या उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों हमारा उज्ज्वल इस तरह लिखा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारे पास एक उदाहरण दो और हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, जो अगला उदाहरण है वो हमारे पास उद्धन चारण, उद्धन चारण। तो आपका यहाँ ये जो ता है ये चा में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा उच्चारण। तो दोस्तों ये हमारे कुछ अस्तित्व संधि के उदाहरण थे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सात संधि की। सात, जी हाँ दोस्तों, सात संधि। और वो जो अपवाद रूप में होते हैं, आजकल के परीक्षा में वही पूछा जाता है। तो हमारी जो सात संधि है वह इष्टुत्व संधि का अपवाद है, या कह सकते हैं कि अष्टुत्व संधि को आने से रोकता है या उसके लिए निषेध करता है। क्या है, इसके आगे चर्चा करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए, दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे सात संधि की। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारा स्तुत्व संधि था वो हमारा सूत्र से ही था, उसी तरह हमारी जितनी भी संधियां हैं पूरा का पूरा उनका खेल कह सकते हैं कि सूत्रों पर ही है। जो दोस्तों इस बार हमारी संधि है सात, जो है हमारी सात संधि है। सेम जैसे उधर हमारा इष्टुत्व संधि था वैसे सात संधि है, बस दोनों फर्क क्या है, कहने का मतलब ये आपका सा है और इधर आपका कह सकते हैं कि ता वर्ग है। आपके समझने के लिए अगर आप देखें तो आपको एक सा मिल रहा है और एक इधर आपको ता वर्ग मिल रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब सा के बाद ता वर्ग आएगा, जब सा के बाद ता वर्ग आएगा। अभी तक क्या था हमारा, इसके पहले सूत्र में सा इधर होता था, लेकिन इधर सा प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आ गया है। तो सात संधि यही कहता है कि जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण में सा हो, तालुषा हो, तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में हमारा ता वर्ग हो, यानी ता था दा धा न हो, तो हमारा वहाँ पर इष्टुत्व संधि नहीं होगा। इसका कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना ही है, बराबर इष्टुत्व संधि नहीं होगी या नहीं होगा, नहीं होगी या नहीं होगा। जब सा के बाद ता वर्ग होगा तो हमारा वहां पर इष्टुत्व संधि नहीं होगा। चलिए दोस्तों हम इसके उदाहरण लिख लेते हैं दो। इसके दो उदाहरण दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमारा है विषधन्ना और एक है प्रसधन्ना। चलिए दोस्तों हमारा उदाहरण है विषधन्ना। आप इसका बता सकते हैं क्या हो सकता है दोस्तों, विषधन्ना। आप देखें तो कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि जब इधर आप, ठीक, सॉरी दोस्तों, आपका ये ऐसा होगा विषधन्ना। कह रहा है कि जब इधर आपका सा होगा इधर आपका ना होगा, यानी कहने का मतलब ता वर्ग का कोई भी अक्षर होगा, कोई भी वर्ण होगा, तो वह इष्टुत्व संधि नहीं होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस इसको मिला देना है। हमारा ये विष है, हमने इस विष को लिख लिया और ना लिख दिया, हमारा हो गया विष्णा। और विष्णा का अर्थ होता है गमन। दोस्तों ये हमारा हो गया गमन। एक उदाहरण आपसे पूछ लिया जाएगा कि विष्णा किस संधि का उदाहरण है, विष्णा उदाहरण है इष्टुत्व संधि का, सात संधि का, इष्टुत्व संधि का, इनमें से कोई नहीं या सभी का। जो भी आपसे क्वेश्चन बनाना चाहे तो हमको पता है कि जो हमारा विष्णा है यह हमारा जो है सात संधि का है, और जो हमारा ये दूसरा उदाहरण है प्रसधन्ना यह भी हमारा सात संधि का है। तो दोस्तों ये भी सेम उसी तरह हो जाएगा हमारा प्रश्ना।
जो हम लोग प्रश्न लिखते हैं। अब प्रश्न का अर्थ आपका सवाल से होता है, इसका अर्थ होता है सवाल। तो यह दोनों उदाहरण जो कि फेमस है और इम्पॉर्टेंट है, यह हमारे 7 संधि के हैं। ये पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ बता दिया गया है। 7 संधि का काम इतना है कि यह ष्टुत संधि ना हो, यानी ष्टुत संधि को रोकता है या उसके लिए निषेध बन जाता है, जैसे भी आप समझना चाहें। 7 से आपको ट्रिक दिमाग में समझना है कि सा का मतलब प्रथम पद का अंतिम पहले है तो यानी पहले आएगा, और इधर तावर का कोई भी अक्षर आए तो सा के बाद कोई भी वर्ण मिलेगा तो वो आपकी वहाँ पर ष्टुत संधि नहीं होगी। और इसके 2 प्रमुख उदाहरण है, एक विष धन्ना और दूसरा प्रस धन्ना। जो हमारा विष है वो हो जाएगा विष्णा, जिसका अर्थ होता है गमन, और जो हमारा प्रश्न धन्ना है ये हो जाएगा प्रश्ना, और इसका अर्थ होता है सवाल। यही इतने इसमें से अगर प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा। तो दोस्तों हमारी थी 7 संधि। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ष्टुत्व संधि, जो कि सेम इसी के जैसे है। आप लोग इसका उदाहरण स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे ष्टुत्व संधि की। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं ष्टुत्व संधि की। चलिए ष्टुत्व संधि की, चलिए दोस्तों, हमारी जो अगली संधि है, यानी कह सकते हैं तीसरी संधि है, वो है ष्टुत्व संधि। दोस्तों व्यंजन संधि बहुत सरल है, बस आपको सूत्र याद हो जाए बस। ष्टुत्व संधि, इसका भी जो आपका ये सूत्र है वो सूत्र होता है ष्टुना ष्टु। इसका जो सूत्र होता है ष्टुना ष्टु होता है, लेकिन इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम इसके आगे भी अस्तोः अष्टुना अष्टु कर लेते हैं। अस्तोः अष्टुना अष्टु कर लेते हैं। जो हमारा इसका सूत्र होगा ष्टुना ष्टु भी होगा। अगर ये भी लिखा मिल जाए, अगर आपको दोस्तों एग्जाम में दोनों साथ नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, या अगर इसको दे देगा तो इसको नहीं देगा, या इसको दे देगा तो इसको नहीं देगा। दोनों एक साथ देने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये भी सही हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा, तो इसलिए दोनों नहीं देगा। लेकिन अगर आपको इस तरह लिखा मिले तो आपको ये भी सही कर देना है। अगर आपको ष्टुना ष्टु में लिखा मिल जाए तो आपको ये भी सही कर देना है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो जैसे हमने इसके पहले अच्युत संधि में पढ़ा था कि जो हमारे 3 सूत्र दिखाई दे रहा है, जो 3 शब्द दिखाई दे रहा है, इसी 3 शब्द में हमारा अच्युत संधि था। सेम उसी तरह, या कह सकते हैं ठीक उसी तरह से जो हमारा ष्टुत्व संधि है, इन्हीं 3 शब्दों में ये भी है। अगर आपको इसके पहले अच्युत संधि समझ में आ गई है तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि यहाँ हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं या यहाँ पर क्या होगा। अब आपको यहाँ पे समझने मात्र में भी देरी नहीं है। फिर भी यहाँ पर हम आपको एक बार बता देते हैं। तो जो हमारा ये सा है, आपको पता है यहाँ पर चर्चा हो रही है दंत सा की और ता वर्ग की, और यहाँ पर कहने का मतलब आपका मूर्धा सा से और टा वर्ग से है, और इधर दोस्तों आपका सा यानी मूर्धा सा और टा वर्ग से ही है। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि जब इस सा या ता था दा धा और ना का योग, इनका योग जब आपका या तो सा से हो या टा ठा डा ढा अड़ा, सॉरी एक अक्षर भूल गए, ठा डा ढा अड़ा, इनमें से किसी एक के साथ भी होगा तो आपका यह जो सा है वह आपका बदल जाएगा इस सा में, ता आपका बदलेगा टा में, था बदलेगा ठा में, और आपका दा बदलेगा डा में, आपका धा बदलेगा ढा में, और ना बदलेगा आपका अण में। सेम वही सूत्र का कहने का मतलब है जो आपका ये बताया गया। आपके इनके कहने का मतलब यही है कि जब भी आपका ऐसा कुछ फॉर्म दिखाई देगा, या कहने का मतलब जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक होगा तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इनमें से कोई एक होगा, तो ना का परिवर्तन यानी ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा, धा के स्थान पर ढा हो जाएगा, दा के स्थान पर डा, और था के स्थान पर ठा, ता के स्थान पर टा,
और सा के स्थान पर आपके दंत सा के स्थान पर आपका मूर्धा सा हो जाएगा। सेम वही, सेम दोस्तों आपका ये वही है, जैसे आपका अश्चुत्व संधि था वैसे आपका स्तुत्व संधि है। हर कंडीशन में दोस्तों आपका बदलेगा यही, चाहे आप स्तुत्व संधि पढ़ रहे हो और चाहे आप अष्टुत्व संधि पढ़ रहे हैं, दोनों में परिवर्तन इन्हीं का होगा। चलिए हम कुछ उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है रामस धन टीकते, रामस धन टीकते। अब आप देखें कुछ नहीं करना है, सा है इधर टा है तो यह सा बदलेगा मूर्धा सा में, आपका हो गया मूर्धा सा, तो आपका हो गया रामस मूर्धा सा टीकते लिखा है, आपका हो गया रामस टीकते। दोस्तों आपको एक बार फिर समझना है, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण दंत सा या आपका ता वर्ग का कोई भी एक अक्षर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका मूर्धा सा या आपका टा वर्ग हो, तो आपका जो दंत सा है उसके स्थान पर मूर्धा सा तथा आपके ता वर्ग के स्थान पर आपका टा वर्ग हो जाता है। चलिए इसके बाद हम अगले उदाहरण की चर्चा करते हैं। अगला उदाहरण जैसे हमारे पास है तत् धन टीका। आप दोस्तों देखें ता है इधर टा है, तो जब ता है तो ता के सामने जो होगा उसी में बदलेगा, तो इधर हमारा टा है तो जो यह ता है यह बदल जाएगा आपका टा में, तो हमारा हो जाएगा तट्टिका। तट्टिका दोस्तों इस तरह भी लिखा जाता है और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है शुद्ध या शुद्ध, ऐसे लिखे मिलेगा तो ये भी आपका सही है और ऐसा लिखा मिलेगा तो भी फिर आपका सही है। चलिए अब हम अगले उदाहरण की चर्चा करते हैं। अगला उदाहरण है पेश धन ता। दोस्तों हमारा बदलेगा ये नहीं बदलेगा, बदलेगा यही, चाहे यह इधर हो और चाहे वह उधर हो, चाहे वह इधर हो और चाहे वह इधर हो। तो आप देखें हमारा यह पेश था, हमने पेश लिख लिया, अब यह ता बदल जाएगा, इधर सा है, ये ता है किस क्रम का है, पहले क्रम का है, तो इसके सामने पहला क्रम टा है तो ये हमारा टा में ही बदलेगा, तो हमारा हो जाएगा पेस्टा। इम्पॉर्टेंट है ये, आपके लिए कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको दोस्तों लिख लेना है, नोट कर लेना है। चलिए अब इसके बाद हमारे पास एक दो उदाहरण और हैं। जैसे हमारे पास है विषधन नु, क्या है विषधन नु, अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों उदाहरण बताने का हमारा तात्पर्य नहीं है या उदाहरण बताने का हमारा अर्थ नहीं है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा या कह सकते हैं हमको सूत्र पता रहेगा तो हमारे सामने कहीं से भी कैसा भी उदाहरण है या कोई भी हमसे पूछ लिया जाए संधि, हम उसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं। बस हमारे बताने का मतलब इतना है। लास्ट में हम कम से कम 100-150 संधि के उदाहरण दे देंगे या एक क्लास उसकी बना देंगे। उसमें जितने भी उदाहरण होंगे किसी न किसी परीक्षा में आए हुए होंगे या आगे आने वाले परीक्षाओं में संभावित हुए प्रश्न उसमें आपको हूबहू मिल भी जाएंगे। चलिए जो अगले हमारे पास उदाहरण हुआ है विष धन न, चलिए वो है विष धन न। अब आप देखें इधर सा है इधर ना है, इधर आपका सा है इधर ना है, हमने कहा बदलेगा यही, बदलेगा यही, तो आपका हो जाएगा ये, सॉरी आपका वी है वी लिखा रहेगा, आपका यह जो सा है सा लिखा रहेगा, आपका यह न जो है अड़म विष्णा आपका जगह विष्णा, आप दोस्तों देख सकते हैं। चलिए अब आप इसको विष्णा भी कर सकते हैं, आप इसको विष्णु भी कर सकते हैं, आपके समझने के ऊपर है। अभी यहाँ पर मात्रा लगा दें, हमारा विष्णु हो गया या विष्णा भी हो गया, जो भी आप करना चाहें, समझने का सिर्फ यहाँ पर फेर है, समझना है। चलिए अगला उदाहरण है चक्रिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चक्रिन धन ढौक से, ये उदाहरण दोस्तों चक्रिन धन ढौक से। तब आप देखें यहाँ पर आपका ये ना है तो यह ना है, इधर आपका ढ है
तो इधर कोई भी अक्षर हो ये माने नहीं रखता है, माने ये रखता है कि ये जहाँ पर है उसी क्रम का होना चाहिए। तो ये 5वें क्रम का है, इधर 5वें क्रम पर हमारा अड़ा है, तो इधर भी हमारा ये ना अड़ा में बदल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा चक्रिन। अभी अड़ा में बदल गया, इधर हमारा हो गया ढौकसे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये चक्रिन ढौकसे। ये हमारे कुछ स्तुत संधि के उदाहरण थे। चलिए एक आध दो उदाहरणों की और चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है, जैसे विष्णु था वैसे था कृष धन न, हमारे पास है कृष धन न या कृष्णु, कुछ जैसे हम अभी नो कर लें कृष्णु, तो हमारे जैसा बदलेगा तो ना ही, तो इधर कृष था ये ना में बदला जाएगा, हमारा हो जाएगा कृष्णु। या हम इसको अब लिखना चाहें कृष धन न, तो हमारा हो जाएगा कृष्ण। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे ये थी स्तुत संधि। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपने कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।